नाउ आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट, वो चैप्टर का नाम है रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। तो इंडियन इको का अनदर हम लोग का चैप्टर स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम है रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। और यह चैप्टर हर चैप्टर की तरह यह भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसे देखा गया है कि इस चैप्टर से 3 से 5 मार्क्स से सवाल बनते हैं। ठीक है, वेट अ मिनट, 3 से 5 मार्क के सवाल हम लोग के यहाँ इसमें बनते हैं। और यदि हम इस चैप्टर के बारे में बात करें तो कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे चिल्ड्रन, तो और ये वेरी इजी चैप्टर, याद रखिएगा, माइंड में ये सेट कर लीजिए कि बच्चों ये बहुत ही इजी चैप्टर है। ठीक है, बहुत ही इजी चैप्टर है। और इजी इस वजह से क्योंकि ये हम लोग डे टू डे एक्टिविटी में देखते हैं, इस वजह से ये चिल्ड्रन ये बहुत ही इजी चैप्टर है। और इजी इस वजह से भी है क्योंकि हम भी पढ़ा रहे हैं इसको, एकदम इजी लैंग्वेज में आपको समझा देंगे कि कैसे क्या क्या होता है सारा सिस्टम। नो, इसमें हम लोग को जो टॉपिक्स पढ़ना है, सबसे जो पहला टॉपिक है वो पढ़ेंगे रूरल डेवलपमेंट एंड इट्स चैलेंजेस। ठीक है, क्या क्या इनिशिएटिव लेना है, चैलेंजेस क्या क्या है। सेकेंड जो चिल्ड्रन बात करेंगे वो है रूरल क्रेडिट के बारे में। थर्ड जो चिल्ड्रन हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के बारे में। ठीक है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग के बारे में। उसके बाद हम लोग बात करेंगे डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर, इसके बारे में बात करेंगे। और जो चिल्ड्रन हम लोग का जो लास्ट टॉपिक रहेगा वो बात करेंगे हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग। वो क्या करेंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग। देखिए, इस चैप्टर में ज़्यादा लिखने वाला सवाल नहीं है, यहाँ पे थोड़ा समझिएगा और कुछ कुछ की पॉइंट्स को नोट डाउन हम लोग करेंगे। ठीक है, कुछ कुछ हम लोग की पॉइंट्स को नोट डाउन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं रूरल डेवलपमेंट से। देखिए बच्चों, यहाँ पे इस पूरे चैप्टर में हम लोग क्या समझेंगे कि कैसे एग्रीकल्चर एक सेक्टर जो है, जो हम लोग का मेजर सेक्टर है हमारे कंट्री का, उसको कैसे हम लोग और अच्छे तरीके से बिल्ड कर सकते हैं, कहाँ पे क्या समस्या है और कहाँ पर उसका सॉल्यूशन है। इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली इसी के लिए बात करें, क्योंकि यहाँ पे चैप्टर का नाम है रूरल डेवलपमेंट, कि कैसे हम लोग अपने रूरल एरिया को डेवलप करें। अब रूरल एरियाज में ही तो मेनली एग्रीकल्चर होते हैं, तो मेनली इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। चूंकि हम लोग को बहुत सारा बेसिक्स पता है, हम लोग बहुत सारे चैप्टर को कर लिए हैं, तो यहाँ पर आपको बेसिक बताने का यहाँ पे जरूरी नहीं है। सबसे पहला जो बात करेंगे वो है रूरल डेवलपमेंट। अब यहाँ पर यदि आपसे पूछा रूरल डेवलपमेंट का डिफिनेशन, तो डिफिनेशन आप लिख दीजिएगा द डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज which has faced many problems। मतलब रूरल एरियाज का डेवलपमेंट करना ही रूरल डेवलपमेंट कहलाता है बेसिकली। अब यहाँ पर बात आती है कि रूरल एरिया को हम लोग डेवलप कैसे करेंगे, क्या क्या चैलेंजेस है। ठीक है, मतलब यहाँ पर हम ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, रूरल एरियाज का ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में। तो आपसे पूछा जाएगा कि क्या क्या चैलेंजेस हैं बच्चों, क्या क्या यहाँ पे चैलेंजेस हैं। व्हाट आर द चैलेंजेस क्या क्या है, चैलेंजेस इन रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो कुछ कुछ चैलेंजेस है और उस चैलेंज को हम लोग इनिशिएटिव्स के रूप में अपनाते हैं। ठीक है, मतलब क्या, मान लीजिए कि किसी सोसाइटी में किसी भी बहुत सारे एरियाज में लैंड रिफॉर्म नहीं हुआ है, तो वहाँ पे लैंड रिफॉर्म करना है, तो चैलेंजेस क्या है, चैलेंजेस तो हम लोग बहुत सारा पढ़ भी चुके हैं कि लैंड रिफॉर्म में चैलेंजेस है, ह्यूमन रिसोर्स को हम लोग को डेवलप करना है। तो हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि चैलेंजेस क्या है और इनिशिएटिव्स क्या है। तो हम लोग समझते हैं सबसे पहला हम लोग को जो करना पड़ेगा डेवलपमेंट, वो करना पड़ेगा डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। अब ह्यूमन रिसोर्स को कैसे डेवलप करेंगे, तो ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने का तरीका हम लोग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में पढ़ चुके हैं। उसको एजुकेशन देंगे, ट्रेनिंग देंगे, हेल्थ देंगे, एजुकेशन देंगे, ठीक है, ट्रेनिंग देंगे, ठीक है, हेल्थ देंगे, यह हो गया। ठीक, सेकेंड है डेवलपमेंट ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म में डेवलपमेंट करना होगा। अब लैंड रिफॉर्म में डेवलपमेंट कैसे करेंगे, तो एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम,
बताए थे ना, 3 चीज़ था उसमें। एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, जमींदारी सिस्टम को ख़त्म करेंगे, ठीक। कलेक्टिव फार्मिंग करेंगे, ये सब बात कर चुके हैं, ठीक है। कलेक्टिव फार्मिंग करेंगे। उसके बाद तीसरा क्या, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, जो छोटा छोटा लैंड है उसको एक साथ मिला करके बड़े एरिया में हम लोग लैंड करेंगे, कंसोलिडेशन ऑफ स्मॉल लैंड होल्डिंग्स, ठीक है। तो प्रॉब्लम तो हम लोग को बेसिकली पता है, तो हम लोग यहाँ पे मेजरली चैलेंज के साथ इनिशिएटिव्स के बारे में बात करेंगे। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेस, ह्यूमन रिसोर्स के साथ साथ प्रोडक्टिव रिसोर्सेस। अब प्रोडक्टिव रिसोर्सेज का मतलब क्या हुआ कि पता करेंगे किसी पर्टिकुलर एरियाज में क्या क्या चीज़ अवेलेबल है। डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज इन ईच लोकेलिटी ऑफ विलेज, मतलब एक विलेज में यदि किसी तरह का कोई पता चला कि रिसोर्सेस है तो उसको हम लोग डेवलप करेंगे, उसका डेवलपमेंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करेंगे, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में बच्चों पता है क्या क्या आपको आएगा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका रोड्स आ जाएगा, ठीक है, रेलवेज आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट आ जाएगा, ठीक है, कम्युनिकेशन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एग्रीकल्चर रिसर्च आ जाएगा, ठीक है, एग्रीकल्चरल रिसर्च। तो यह सारी चीज़ का हम लोग को यहाँ पे डेवलपमेंट करना पड़ेगा। तो चैलेंजेस इन रूरल डेवलपमेंट में ये सब पॉइंट। उसके बाद कुछ पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम भी निकालेंगे, पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम सब समझा रहे वन बाय वन, एक बार फिर से समझा देंगे आपको। और लास्ट है गवर्नमेंट को कुछ निकालना ऐसा निकालना चाहिए सो दैट कि वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को सपोर्ट मिले, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को यहाँ पे क्या मिले बच्चों, सपोर्ट मिले। क्या मिले, सपोर्ट मिले। अब यहाँ पे समझाते हैं क्या। अब यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि चैलेंज क्या था, ठीक है। ये तो हम इनिशिएटिव्स बता दिए। तो सबसे पहला जो चैलेंज होगा वो होगा ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा होगा सही से गांव में। पहला चैलेंज, यदि चैलेंज लिखने को कह दिया तो सबसे पहला चैलेंज क्या हो गया बच्चों, ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं। सेकेंड चैलेंज क्या था, लैंड रिफॉर्म्स नहीं हो पा रहा था, यही तो चैलेंज हुआ, थर्ड थर्ड रिसोर्सेस पता नहीं लगा पा रहे थे, तो ये भी इसका भी डेवलपमेंट करना था। ये भी एक रूरल डेवलपमेंट का चैलेंज था कि रूरल एरियाज का डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है, बिकॉज वी आर नॉट एबल टू फाइंड द प्रोडक्टिव रिसोर्सेज इन अ पर्टिकुलर लोकेलिटी ऑफ द विलेज, ठीक है। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी बच्चों डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी डेवलपमेंट नहीं। उसके बाद गवर्नमेंट पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम के ऊपर फोकस नहीं कर रही थी। पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम का मतलब क्या हुआ कि किस तरह से गरीबी को हटाया जाए वो प्रोग्राम के ऊपर। लेकिन अब जो है गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोग्राम को ला रही है, ठीक है, पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम। उसके बाद गवर्नमेंट पहले फोकस नहीं करती थी कि वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए भी, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी का मतलब क्या हुआ, जो गरीब तबके के लोग हैं, ठीक है, गरीब तबके के लोग इकोनॉमिकली भी बैकवर्ड है और सोशली भी बैकवर्ड है, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट अब प्रोग्राम निकाल रही है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा चैलेंजेस एंड इनिशिएटिव्स, तो आपको ये सारा पॉइंट्स आपको बच्चों लिख करके आना है, ठीक है, ये सारा पॉइंट्स आपको लिख करके आना है। तो ये हम लोग का आपका था पहला रूरल डेवलपमेंट एंड इट्स चैलेंजेस में, रूरल डेवलपमेंट एंड इट्स चैलेंजेस में। अब जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे रूरल क्रेडिट के बारे में। यह टॉपिक ओवर हो गया। अब जो बात करेंगे रूरल क्रेडिट के बारे में बात करेंगे कि गांव एरिया में, ग्रामीण क्षेत्र में किस तरीके से लोन दिया जाता है लोगों को। क्रेडिट का मतलब क्या होता है, क्रेडिट का मतलब बच्चों क्या होता है, लोन, ठीक है। क्रेडिट का मतलब यहाँ पे साधारण भाषा में समझे तो किस तरह से लोन मिलता है, तो वो हम लोग अभी बात करेंगे। पहले आप लोग इसको लिख लीजिए, ठीक है, पहले आप लोग इसको लिख लीजिए। नाउ अब जो है हम लोग बात करेंगे रूरल क्रेडिट के बारे में। इससे ज़्यादा आपको कोई सवाल यहाँ पे नहीं बनेगा, और कुछ लास्ट में हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता देंगे कि क्या क्या आपसे एग्जाम में आ सकता है, ठीक। हेडिंग डाल लीजिए रूरल क्रेडिट। एकदम आसान सा टॉपिक है रूरल क्रेडिट, ठीक है।
नाउ सेकेंड टॉपिक हम लोग का क्या है बच्चों, रूरल क्रेडिट। रूरल क्रेडिट, रूरल क्रेडिट का मतलब क्या होता है कि जो फार्मिंग एक्टिविटी के लिए जो हम लोग लोन देते हैं, फार्मिंग एक्टिविटी के लिए जो हम लोग लोन देते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, द क्रेडिट या लोन गिवन फॉर फार्मिंग एक्टिविटी, गिवन फॉर फार्मिंग एक्टिविटी, फार्मिंग एक्टिविटी के लिए जो हम लोग लोन देते हैं, उसके लिए जो हम लोग बच्चों लोन देते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रूरल क्रेडिट। ठीक, अब इस रूरल क्रेडिट का दो टाइप्स है, दो टाइप्स है रूरल क्रेडिट का। दो टाइप्स इस तरह से जैसे हम लोग बनाते हैं, बना लीजिए। एक होता है नॉन इंस्टीट्यूशनल, एक होता है नॉन इंस्टीट्यूशनल और एक होता है इंस्टीट्यूशनल। एक होता है नॉन इंस्टीट्यूशनल और एक होता है इंस्टीट्यूशनल। जो नॉन इंस्टीट्यूशनल है इस पर हम लोग को फोकस थोड़ा कम करना है। ठीक है, इस पर फोकस कम करना है, इस पर बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दिया, मतलब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। नॉन इंस्टीट्यूशनल, नॉन इंस्टीट्यूशनल का मतलब क्या हुआ, इस तरह का क्रेडिट जो कि जो कि इनफॉर्मल तरीके से लिया जाता है। इसका मतलब क्या, वहां पर किसी भी तरह का रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होगा, वहां पे किसी भी तरह का आपका रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होगा, किसी भी तरह का आपको यहाँ पर कुछ आपको गवर्नमेंट को देना नहीं होगा। ठीक है, इस तरह का प्रोसीजर्स मतलब यहाँ पे किसी तरह का नहीं होता है। तो यहाँ पर अटैच्ड टू, यहाँ पे लिखिएगा अटैच्ड टू नॉन फॉर्मल इंस्टीट्यूशन, नॉन फॉर्मल इंस्टीट्यूशनल। नॉन फॉर्मल का मतलब क्या हुआ, जो फॉर्मल नहीं है, नॉन फॉर्मल इंस्टीट्यूशन। सेकेंड, यहाँ पर नो रूल्स एंड रेगुलेशन, नो रूल्स एंड रेगुलेशन, यहाँ पे किसी तरह का रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं चलता है कि आपको ये सबमिट करना पड़ेगा, वो सबमिट करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। एग्जाम्पल जैसे इसका क्या सोर्स है, एग्जाम्पल बोलिए या सोर्सेज बोलिए, सोर्स ऑफ नॉन इंस्टीट्यूशनल, जैसे आपका मनी लेंडर हो गया। ठीक है, सूदखोर से यदि पैसा ले रहे हैं आप, ठीक है, ठीक, मनी लेंडर हो गया, या रिलेटिव से ले रहे हैं पैसा, ठीक है, या फ्रेंड से ले रहे हैं, तो ये सब क्या चीज़ में आ गया, ये आ गया आपका एटसेट्रा, ये सब आ गया आपका नॉन इंस्टीट्यूशनल में। ठीक, इंस्टीट्यूशनल का मतलब क्या हुआ, इट इज अटैच्ड टू फॉर्मल इंस्टीट्यूशन, इट इज अटैच्ड टू फॉर्मल इंस्टीट्यूशन। इसमें फॉर्मल इंस्टीट्यूशन आते हैं बच्चों, फॉर्मल इंस्टीट्यूशन। और यहाँ पे टोटल फॉलो, इट फॉलोज रूल्स एंड रेगुलेशन, ऐसे लिखिए, इट फॉलोज रूल्स एंड रेगुलेशन, इट फॉलोज रूल्स एंड रेगुलेशन। यहाँ पे टोटल का टोटल रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ फॉलो होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ फॉलो होता है। अब एग्जाम्पल यदि बात करें, मतलब सोर्सेज कहाँ कहाँ से आते हैं, तो हम लोग सोर्सेज को वन बाय वन तो डिस्कस करेंगे। पहले नाम लिख लीजिए। ए नंबर नाबार्ड, NABARD, नाबार्ड। सेकेंड कॉमर्शियल बैंक, सेकेंड कॉमर्शियल बैंक। थर्ड रीजनल रूरल बैंक, RRB, रीजनल, RBI नहीं, RRB, रीजनल रूरल बैंक। फोर्थ लिखिए लैंड डेवलपमेंट बैंक, लैंड डेवलपमेंट बैंक, LDB। अब अगला बार जब हम इस्तेमाल करेंगे तो शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, LDB। ठीक है, उसके बाद ई नंबर सेल्फ हेल्प ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये आप लोग 10th में भी पढ़े होंगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप। यदि नहीं पढ़े हैं तो यहाँ पर हम आपको अच्छी तरीके से बता देंगे। उसके बाद कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। अब यहाँ पर ये सारे जो आपको इंस्टीट्यूशन दिख रहे हैं बच्चों, नाबार्ड, कॉमर्शियल बैंक, RRB, LDB, SSG, यह सारा जो है गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन, ये सारा क्या बच्चों, गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन है। और यहाँ पर सारे चीज़ रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ फॉलो होते हैं। ये सब आपको डिटेल्ड में कहीं नहीं पढ़ाएगा, सिर्फ और सिर्फ नाम और डिफिनेशन लिखा के छोड़ दिया जाएगा। अब हम लोग पूरा प्रोसेस को समझते हैं टोटल। ठीक है, पूरे हम लोग यहाँ पे वन बाय वन बच्चों प्रोसेस को हम लोग यहाँ पे समझते हैं, क्या क्या होता है यहाँ पे। जब हम लोग यहाँ पे वन बाय वन बात करते हैं, ठीक है, थोड़ा समय लेगा 5 से 10 मिनट, लेकिन यह चीज़ आपको एकदम दिमाग में घुसा देगा कि क्या होता है टोटल का टोटल बात। पहला जब बात करते हैं नाबार्ड का, नाबार्ड का फुल फॉर्म लिख लीजिए, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल
नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और नाबार्ड जो है एक तरीके से क्या है, नाबार्ड एक तरीके से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है। आप समझिएगा क्या होता है यहाँ पर। इसका जो स्थापना हुआ था 1982 में हुआ था। इसका जो स्थापना हुआ था वो 1982 में हुआ था। और यह एक एपेक्स बॉडी है, रूरल फाइनेंशियल सिस्टम का यह एक एपेक्स बॉडी है। यह क्या है? एपेक्स बॉडी है फॉर रूरल फाइनेंशियल एक्टिविटी या सिस्टम। मतलब रूरल एरियाज में जो भी पैसा कौड़ी का जो लेन देन होता है उसका मेन हेड कौन है? नाबार्ड। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि यह करता क्या है, ऐसे समझिए। नाबार्ड का जो बच्चों काम रहता है यह रीफाइनेंसिंग का काम करता है। यह क्या काम करता है बच्चों? रीफाइनेंस। समझिएगा क्या होता है रीफाइनेंस। जब बोलते हैं तो यहाँ पे रीफाइनेंस का मतलब क्या हुआ? रीफाइनेंस का मतलब हुआ कि यहाँ पर जो नाबार्ड क्या करेगा, ये जो इंस्टीट्यूशन है नाबार्ड, ये नाबार्ड क्या करेगा? यह पैसा दे देगा किसको? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। यह पैसा किसको दे देगा बच्चों? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या हुआ? किसी तरह का, एक तरह का बैंक समझ लीजिए। देखिए दोनों में अंतर होता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होता है वह बैंक नहीं होता है। बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में अंतर है। यह हम लोग बात करेंगे आपका मैक्रो में, एकदम डिटेल में बात करेंगे क्या होता है। यहाँ पे समझ लीजिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, नाबार्ड एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। मतलब या तो डिपॉजिट करता है पैसा, या तो एक्सेप्ट करता है पैसा, या तो पब्लिक से एक्सेप्ट करता है पैसा, या तो लोन देता है। लेकिन नाबार्ड जो है कभी भी पैसा एक्सेप्ट नहीं करता है पब्लिक से। याद रखिएगा, नाबार्ड जो है यहाँ पर पैसा एक्सेप्ट नहीं करता है, एक्सेप्ट नहीं करता है पब्लिक से पैसा नहीं लेता है, बल्कि ये पैसा रेज करता है फंड के थ्रू। इट रेज, जो पॉइंट बोल रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इट रेज फंड थ्रू द पब्लिक। याद रखिएगा ये सब पॉइंट आपको कहीं नहीं बताया जाए, क्योंकि उनके पास इतना डेट नॉलेज रहता नहीं है। यदि रहता भी तो बताता फिर क्यों नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। तो नाबार्ड क्या करता है? नाबार्ड एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को पैसा देता है। ये पैसा जो है बच्चों किसको ट्रांसफर किया? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। और यह फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है पैसा फिर किसको ट्रांसफर करेगा? तब यह ट्रांसफर करेगा बच्चों किसको? फार्मर को। इस वजह से हम लोग इसको क्या बोलते हैं? नाबार्ड एक रीफाइनेंशियल बॉडी है। ठीक है, इट प्रोवाइड रीफाइनेंस। फाइनेंस नहीं करता है दोबारा, ये पैसा इसको दिया और ये पैसा ट्रांसफर किसको किया? फार्मर को। ठीक है, तो इतना सा आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। ठीक है, इतना सा आपको थोड़ा यहाँ पे समझना पड़ेगा बस। इससे ज़्यादा यहाँ पे नाबार्ड के बारे में कुछ नहीं समझेंगे। पहले आप लोग इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग बात करेंगे कॉमर्शियल बैंक के बारे में। ठीक है, फिर बात करेंगे कॉमर्शियल बैंक के बारे में। F नंबर है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। नाउ अब जो है हम लोग बात करेंगे कॉमर्शियल बैंक। ऐसे तो कॉमर्शियल बैंक हम लोग का मैक्रो का टॉपिक ही है, एमए का, वहाँ पर ही बात कर सकते हैं, लेकिन यहीं पर कर लेते हैं बात थोड़ा सा क्या होता है कॉमर्शियल बैंक। नाउ बच्चों, जब हम लोग कॉमर्शियल बैंक के बारे में बात करते हैं तो कॉमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक दोनों में अंतर होता है। कॉमर्शियल बैंक जो है वो एक्सेप्ट करता है लोगों से पैसा। ठीक है, बी नंबर हम लोग बात कर रहे हैं कॉमर्शियल बैंक। इसमें क्या पॉइंट लिखेगा? कॉमर्शियल बैंक में लिखेगा इसका जो मेन पर्पस होता है बच्चों, इसका जो मेन पर्पस होता है वो क्या होता है? प्रॉफिट मेकिंग। ठीक है, और यह क्या करता है? एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट। इट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक एंड प्लस ग्रांटिंग लोन टू पीपल। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या बच्चों? कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कॉमर्शियल बैंक। अब यहाँ पर कॉमर्शियल बैंक जो है धीरे धीरे यहाँ पर क्या हो रहा है? कॉमर्शियल बैंक में एक चीज होता है, इसको बोलते हैं हम लोग प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का मतलब क्या है? यह बात फिक्स किया गया था कि इतना परसेंट जो है
इतना परसेंट जो है हम लोग किसको देंगे, तो प्रायोरिटी सेक्टर को देंगे। प्रायोरिटी सेक्टर जैसे क्या हो गया, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, जैसे इंडस्ट्री हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। अब प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के थ्रू जो है यहाँ पर एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हो रहा है। एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हो रहा है ना, ठीक है, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हो रहा है। क्योंकि पहले कमर्शियल बैंक क्या करती थी, सिर्फ और सिर्फ उसी लोग को पैसा ज़्यादा देती थी जो कि उसको ज़्यादा मतलब तुरंत पैसा उसको तुरंत मिल जाए, ठीक है, फिक्स नहीं था। लेकिन गवर्नमेंट अब इसको क्या कर दी, फिक्स कर दिया है। थर्ड बच्चों जो हम लोग बात करेंगे RRB, रीजनल रूरल बैंक। अब यहाँ पे रीजनल रूरल बैंक को हम लोग स्मॉल मैंस बैंक भी बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्मॉल मैंस बैंक। और यह लोन प्रोवाइड करती है किसको, लोन प्रोवाइड करती है टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। और कहाँ का, वो रूरल एरियाज़ का होगा, टू रूरल एरियाज़ ऑफ रूरल एरियाज़, ठीक है, ऑफ रूरल एरियाज़, ठीक। उसके बाद लैंड डेवलपमेंट बैंक। अब इसके अंदर आप लोग लिख सकते हैं कि लैंड डेवलपमेंट बैंक जो है यह लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करती है। या क्या प्रोवाइड करती है बच्चों, लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करती है, ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करती है। लॉन्ग टर्म लोन लिखेगा, इट प्रोवाइड लॉन्ग टर्म लोन। अब लॉन्ग टर्म लोन से क्या करेगा, वो ट्रैक्टर खरीद सकता है, ठीक है, ट्रैक्टर खरीद सकता है, लैंड उंड खरीद सकता है, ठीक है, एटसेट्रा। तो लॉन्ग टर्म लोन लिया है तो वो थोड़ा मोटा रकम लोन लिया होगा, जिससे कि वह ट्रैक्टर खरीद सकता है, लैंड खरीद सकता है। यदि उसको कुआं खुदवाना है तो कुआं भी वहाँ पे वो डिग करवा सकता है। तो इसको बोलते हैं लैंड डेवलपमेंट बैंक। ज़्यादा इसमें नहीं जानना आप लोग को, ठीक है। उसके बाद आप लोग आ जाते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में। उसके हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप, SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप। अब यहाँ पे थोड़ा समझने वाला बात क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होता है बच्चों, वो 10 से 15 लोगों का समूह होता है। बेसिकली 10 से 15 लोगों का समूह होता है। और इस समूह में क्या करते हैं वो लोग जो है अपना सेविंग्स को इकट्ठा करते हैं। वो लोग क्या करते हैं बच्चों, अपना सेविंग्स को इकट्ठा करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 10 से 15 लोग हैं, वो लोग क्या किया, अपना सेविंग्स को इकट्ठा किए। और ये सेविंग्स को इकट्ठा करके ये इतना बड़ा सेविंग हो गया, या एज अ मॉर्टगेज वो लोग दे देते हैं। एज अ मॉर्टगेज दे देते कहाँ, टू बैंक, मतलब एज ए गिरवी दे देते बैंक। और बैंक से वो लोग बड़ा मात्रा में लोन उठा लेते हैं। बड़ा मात्रा में वहाँ से क्या उठा लेते हैं, लोन उठा लेते हैं। मैंने क्या कहा, ये सारा चीज़ क्या है बच्चों, ये सारा चीज़ सेविंग्स है। और ये सेविंग्स क्या बना, अमाउंट, हैवी अमाउंट होके क्या बन गया, ये मॉर्टगेज। और दैट मॉर्टगेज हैव टू गिव टू द बैंक एंड इन रिटर्न बैंक गिव लोन टू द पीपल। अब यहाँ पे लोन मिला, अब इस लोन का क्या होगा, ठीक है, इस लोन का क्या करेंगे, जिसको जितना जरूरत होगा, ठीक है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे वो पैसा इससे लेते हैं अपने डेवलपमेंट के लिए। मान लीजिए कि कोई ए आदमी है, ठीक है, पर्टिकुलर ए आदमी है, उसको रिक्वायरमेंट था क्या कि हमको यहाँ से कुछ पैसा चाहिए, तो वो पैसा लिया, फिर बाद में उसको रिटर्न भी करना पड़ता है पैसा। फिर बाद में उसको बच्चों रिटर्न भी करना पड़ेगा पैसा, ठीक है, बाद में रिटर्न भी करना पड़ता है पैसा। अब यहाँ पे एक बात और समझना है कि सपोज इफ अ पर्सन ए टेक्स द लोन फ्रॉम द, यहाँ से लोन जो लिए थे उससे कि कुछ पैसा ए ले लिया, और ए जो है पैसा नहीं दे सका, तब क्या होगा, ए यदि पैसा नहीं दे सका तो ए के अलावा जितना 14 आदमी है या 9 आदमी है, 10 या 15 में से, मतलब 9 आदमी या 14 आदमी, दोनों में से जितना भी आदमी है वह पैसा ए का भरेगा। ये कंडीशन यहाँ पर रहता है। अब बोलिएगा कि एसएचजी का क्रिएशन क्यों हुआ। एसएचजी का क्रिएशन इस वजह से हुआ क्योंकि आपको बिना कोलेट्रल का, बिना गिरवी का कोई लोन नहीं देगा, बिना कोलेट्रल का, बिना गिरवी का लोन नहीं देगा। इस वजह से इसका क्रिएशन हुआ, एसएचजी का, ठीक है। इसको लिख सकते हैं एसएचजी के बारे में। SHG self help group is the combination of 10 to 15 people, in which it consists of mostly women, full stop, second point लिखेगा। These people started to pool their saving as collateral
and give it to the bank to get a loan, and give it to the bank to get a loan in which if a particular person require certain amount of money for agriculture development, then they get the loan from there. थर्ड पॉइंट लिखेगा, in case that person fails to repay the loan, then the loan amount will be fulfilled by the other people. Then the loan amount will be fulfilled by the other people. ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप. क्या बोलते हैं बच्चों इसको, सेल्फ हेल्प ग्रुप. अब जो हम लोग का बच्चों लास्ट इसमें बात था, उसका नाम क्या था, हाँ उसका नाम था आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गया. हाँ उसका नाम था कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी. कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी. कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी में सिंपल लिखिएगा क्या कि इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो सिर्फ और सिर्फ सोशल वेलफेयर के लिए किया गया था. ठीक है, वो क्या किस लिए किया गया था, सोशल वेलफेयर के लिए भी यहाँ पे किया गया था. और क्रेडिट तो देगा ही, क्रेडिट तो यहाँ पे जो देगा ही. ठीक है, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी. पहला पॉइंट लिखिएगा कि इट इज इस्टेब्लिश्ड अंडर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट. इट इज इस्टेब्लिश्ड अंडर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट. और इसका एम क्या था, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका बच्चों ऑब्जेक्टिव था फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या होता है कि हर एक गांव तक भी जो है लोगों के पास बैंकिंग का सुविधा रहे. ठीक है, हैबिट्स ऑफ बैंकिंग. फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या होता है, हैबिट्स ऑफ बैंकिंग. ठीक है, और ये कैसे होगा, जब बैंक वहाँ पे स्टैब्लिश होगा तब ना. तो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी भी जो है वह क्या करता है, क्रेडिट देता है फार्मर को ज़रूरत के समय. इट ऑफर्स, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी ऑफर्स क्रेडिट टू द नीडी फार्मर. ठीक है, तो आपको इतना सा बात लिखना है किसमें, ये पूरा आपका कंप्लीट हो गया क्या, लोन सेक्शन. ये भी आपका क्या हो गया बच्चों, कंप्लीट हो गया रूरल क्रेडिट. तो रूरल क्रेडिट में आपको यदि किसी तरह का सवाल आ जाए, ठीक है, तो आपके बुक के हिसाब से जो दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है कि रूरल क्रेडिट दो तरीके का होता है. एक होता है नॉन इंस्टीट्यूशनल, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन फॉर्मल, और एक होता है फॉर्मल. ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग इंस्टीट्यूशनल. जब हम लोग बच्चों इंस्टीट्यूशनल में बात करते हैं तो हम लोग नाबार्ड हुआ, ठीक है, कॉमर्शियल बैंक हुआ, रीजनल रूरल बैंक हुआ, LDB लैंड डेवलपमेंट बैंक हुआ, SHG हुआ, और कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, ये 6 के बारे में बात करते हैं. ठीक, तो आपको किसमें फोकस ज़्यादा करना है, तो आपको इंस्टीट्यूशनल पार्ट में बच्चों फोकस ज़्यादा करना है. इंस्टीट्यूशनल पार्ट में आपको फोकस जो है यहाँ पे बच्चों ज़्यादा करना है. अब यदि आपसे क्रेडिट के बारे में पूछ दे, ठीक है, रूरल क्रेडिट के बारे में पूछ दे, तो ये तो 2 हो गया. यदि ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड पूछ देगा, तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड यदि पूछ देगा तो आप क्या लिखिएगा. यदि आपसे ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड पूछ देगा तो ध्यान दीजिएगा 3 तरीके का होता है यहाँ पे. एक होता है शॉर्ट टर्म, एक होता है मीडियम टर्म, और एक होता है बच्चों लॉन्ग टर्म. शॉर्ट टर्म का मतलब क्या हुआ, ऐसा क्रेडिट जो कि 6 से लेके 12 महीना तक दिया जाता है. ऐसा क्रेडिट बच्चों जो 6 से लेके 12 महीने तक दिया जाता है. और मीडियम टर्म जब 12 महीने से 12 मंथ्स से लेकर के जो 5 साल तक दिया जाता है, 5 ईयर्स टू 5 ईयर्स, उसको बोलते हैं मीडियम टर्म. और लॉन्ग टर्म का मतलब क्या, जो 5 साल से जो प्लस दिया जाता है, 5 साल से जो प्लस, 5 ईयर प्लस, ठीक है, उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म.
5 ईयर से लेकर 20 ईयर्स तक मान लीजिए इसको, ठीक है, 5 ईयर से लेकर 20 ईयर्स तक मान लीजिए, तो इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग टर्म क्रेडिट। अब शॉर्ट टर्म जो क्रेडिट लिया था वो किस लिए लिया जाएगा? शॉर्ट टर्म क्रेडिट लिया जाएगा कि मान लीजिए हमको फर्टिलाइजर खरीदना है या छोटा छोटा सामान खरीदना है, पेस्टिसाइड खरीदना है, मैन्योर खरीदना है, ये सब खरीदना है, इस वजह से हम लोग शॉर्ट टर्म लोन लेते हैं। मीडियम टर्म लोन का मतलब क्या हुआ कि हमको थोड़ा मतलब ज़्यादा पैसा का अमाउंट की जरूरत है, ज़्यादा इन द सेंस मीडियम पैसा का अमाउंट का जरूरत है, तब जो कि हम 5 साल के पहले चुका दें, ठीक है। मान लीजिए हमको कंस्ट्रक्शन करवाना है, ठीक है, मान लीजिए जो मेरा लैंड है उसको घेरवाना है, ठीक है। मीडियम टर्म में क्या कराना है, जैसे मान लीजिए हमको कंस्ट्रक्शन फेंसिंग कराना है, ठीक है, फेंसिंग करवाना है। फेंसिंग का मतलब क्या? दीवार घेरवाना है, कुआं यदि डिगिंग कराना है, डिगिंग द वेल, तो ये सब में हम लोग को लग जाएगा पैसा, मीडियम टर्म। लॉन्ग टर्म का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए हमको ट्रक खरीदना है, ट्रैक्टर खरीदना है, थ्रेशर्स खरीदना है, जिसमें लाखों लाख रुपया लगता है, तो हम लोग उसके लिए 5 साल प्लस का लोन लेंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हम उसको लॉन्ग टर्म बोलते हैं, जो 5 साल से लेके 20 साल तक होता है, लॉन्ग टर्म क्रेडिट बोलते हैं। चूंकि ये सब बुक में दिया नहीं है, लेकिन हम अलग से आपको बता दी, यदि सपोज बाय चांस क्वेश्चन यदि आ जाए तो आप इसको आराम से लिख लीजिएगा। शॉर्ट टर्म मतलब ऐसा क्रेडिट विच इज गिवन फॉर 6 to 12 months, नॉट द ईयर, ठीक है, और 1 साल से 5 साल तक या 5 साल से 20 साल तक, इसको हम लोग बोलते हैं। और आप खुद से एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं कि शॉर्ट टर्म में क्या चीज़ के लिए मांगेगा। शॉर्ट टर्म में मान लीजिए हमको फर्टिलाइजर के लिए मांगेगा, मैन्योर के लिए मांगेगा, ये सब के लिए मांगेगा, तो हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, अच्छे से सुन लीजिएगा, ठीक। तो ये पार्ट भी मेरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे बच्चों एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के बारे में बात करेंगे कि एग्रीकल्चरल मार्केटिंग क्या होता है, ठीक है। एग्रीकल्चर बच्चों मार्केटिंग क्या होता है, अब हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। पहले आप लोग इसको टोटल लिख लीजिए, क्या है टोटल। अब जो बात करेंगे हम लोग बच्चों एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के बारे में बात करेंगे। बहुत मज़ा आएगा एग्रीकल्चर मार्केटिंग को समझने में, क्योंकि एग्रीकल्चर मार्केटिंग एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पर कि आपको टोटल प्रैक्टिकल चीज़ समझ में आएगा कि कैसे कैसे क्या क्या होता है, ठीक है, कैसे कैसे यहाँ पे प्रॉब्लम्स होता है और क्या क्या यहाँ पे है, ठीक। इसको हम लोग मिटा देते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग 3 टॉपिक बचा है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, डाइवर्सिफिकेशन और ऑर्गेनिक फार्मिंग। 2 टॉपिक कंप्लीट हो गया। 9 अब जो बात करेंगे हम लोग एग्रीकल्चर मार्केटिंग में उसको समझ लीजिए, और लास्ट में हम लोग कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। नाउ थर्ड टॉपिक जो है, ठीक है, थर्ड टॉपिक क्या है? एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। अब समझिएगा क्या है। पहले एग्रीकल्चर मार्केटिंग का बच्चों आप लोग डिफिनेशन लिख लीजिए, ठीक है। पहले आप लोग जो यहाँ पे डिफिनेशन लिख लीजिए, ए नंबर में डिफिनेशन। इट रेफर्स टू द असेंबलिंग करेंगे, कॉमा स्टोरेज, कॉमा प्रोसेसिंग, कॉमा पैकेजिंग, ठीक है, कॉमा पैकेजिंग, कॉमा ट्रांसपोर्ट, कॉमा ग्रेडिंग, कॉमा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट थ्रू आउट द कंट्री। अब यहाँ पे समझना क्या क्या है कि हम लोग क्या क्या की टर्मिनोलॉजी के बारे में बात किए। सबसे पहला असेंबलिंग, कोई भी सामान आया तो सबसे पहले उसको असेंबल करेंगे, फिर उसको कहाँ रखना है उसका ध्यान देंगे, स्टोरेज, फिर प्रोसेसिंग करेंगे, फिर प्रोसेसिंग करने के बाद पैकेजिंग होगा, फिर ट्रांसपोर्ट,
ट्रांसपोर्ट में फिर पता करेंगे कौन सा ग्रेड माल जा रहा है, कौन सा ग्रेडिंग का मतलब ए ग्रेड है कि बी ग्रेड है। देन डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे वो माल का, तब हम लोग वहां से भेजेंगे। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग? एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। और एग्रीकल्चरल मार्केटिंग जो है कवर करता है, इट कवर्स ऑल द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स फ्रॉम द फार्म टू द कंज्यूमर। यहां पे लिखिएगा सेकंड पॉइंट, इट कवर्स all the products, it covers all the products from the farms to farm से लेके कहाँ तक? farm from the farms to consumer। अब यहाँ पे समझना है बच्चों कि क्या समस्या आ रही थी, ठीक है, क्या यहाँ पे समस्या है, ठीक है, क्या समस्या था और क्या क्या यहाँ पे सरकार मेजर्स उठाई। तो यहां पे समझना पड़ेगा, अगला टॉपिक है कि क्या मेजर्स उठाई, व्हाट आर द मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इंप्रूव द एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। व्हाट आर द मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इंप्रूव। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ सकता है एग्जाम में, और आया भी है सैंपल क्वेश्चन में। व्हाट आर द मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इंप्रूव द एग्रीकल्चर मार्केटिंग। एएम का मतलब क्या है? एग्रीकल्चर मार्केटिंग में क्या क्या सरकार स्टेप्स उठाई थी, क्या क्या सरकार बच्चों स्टेप्स उठाई थी। अब यहां पर क्या क्या सरकार स्टेप्स उठाई थी उसको समझने से पहले हम 4 पॉइंट पहले लिखेंगे और उसके बाद आपको पूरा डिटेल में समझाएंगे क्या मतलब है। पहला जो है रेगुलेशन ऑफ मार्केट, अभी आप लोग लिखिएगा नहीं, पहले हमको लिखने दीजिए, बस 4 सिर्फ पॉइंट है। रेगुलेशन ऑफ मार्केट। सेकेंड, इंप्रूवमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, इंप्रूवमेंट इन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। थर्ड, कोऑपरेटिव फार्मिंग, ठीक है, थर्ड कोऑपरेटिव मार्केटिंग। फोर्थ है सपोर्टिव पॉलिसी। और इस सपोर्टिव पॉलिसी में 3 पॉलिसी आएंगे जिसको हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। सपोर्टिव पॉलिसी में 3 पॉलिसी आएंगे, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। नंबर 1, नंबर बी, नंबर सी, ABC। पहला है, इसको बोलते हैं हम लोग MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। सेकेंड है बफर स्टॉक, और थर्ड है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन। अब देखिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाया, गवर्नमेंट ने क्या क्या कदम उठाया एग्रीकल्चर मार्केट को इंप्रूव करने के लिए। यदि यह क्वेश्चन आ जाए, इंप्रूव करने के लिए क्या क्या कदम उठाया, वेरी इंपॉर्टेंट की पॉइंट है इंप्रूव। तो पहला मार्केट को रेगुलेशन करने के बारे में बात किया। अब यहां पर मार्केट का रेगुलेशन क्या, अब समझिएगा, क्योंकि बुक आपका क्या है 12th लेवल का है। अब जब बुक 12th लेवल का है तो उसमें उससे ज़्यादा तो सामान दिया नहीं रहेगा, मटेरियल दिया नहीं रहेगा, तो उसको समझने के लिए कुछ कुछ आपको एक्स्ट्रा चीज़ें समझना पड़ता है। अब यहाँ पर क्या था, मार्केट को रेगुलेशन कैसे करेगी सरकार। अब यहाँ पर क्या था कि पहले, ठीक है, पहले क्या होती थी यहाँ पर कि इंटरमीडिएटरी लोग का ज़्यादा यहाँ पर चलन था। कहाँ चलन था? मार्केट में। क्या करता था यहाँ पर, फार्मर का चलने नहीं देता था लोग। क्या करता था यहाँ पर फार्मर, पहले समझिएगा क्या है बात हम बताना चाह रहे हैं। फार्मर का किसी भी तरह का बात यहाँ पे चलने नहीं देता था। और फार्मर का जब बात बच्चों चलने नहीं देगा तो बात यहाँ का चलेगा किसका, तो यहाँ पर इंटरमीडिएटरी का चलेगा, ठीक है, इंटरमीडियरी का चलेगा, ऐसे समझिए। मतलब जो बिचौलिया है, मतलब इसको इंग्लिश और वर्ड एक बोल सकते हैं मिडिल मैन। क्या बोल सकते हैं इसको? मिडिल मैन, ठीक। अब समझिएगा टोटल बात कि यहाँ फार्मर का किसी भी तरह का बात नहीं चलता था, किसका चलता था? मिडिल मैन, ठीक। अब होता क्या था कि यहाँ पे समझिएगा, होता क्या था बच्चों कि फार्मर गया अपना प्रोडक्ट लेके, ठीक है, कहाँ? तो मंडी में गया। फार्मर गया प्रोडक्ट लेके कहाँ? मंडी में। और यह मंडी में कौन बैठा है? मिडिलमैन बैठा है। मंडी में कौन बैठा है? मिडिलमैन बैठा है। और ये मिडिलमैन का कॉन्टैक्ट किसके साथ है? FCI के साथ है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ है। जो बात बोल रहे हैं उसको लिखते भी जाइए कि फार्मर लेके गया, F से फार्मर, ये लेके गया सामान कहाँ? मंडी में बेचने के लिए। और वह कहाँ, वहाँ पे कौन बैठा है? मिडिलमैन। और मिडिलमैन का कनेक्शन किसके साथ है? FCI के साथ है, ठीक। अब यहाँ पर मिडिलमैन बोला क्या, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है A, ठीक है, कोई प्रोडक्ट है, मान लीजिए व्हीट है, ठीक है।
बोला कि मेरे पास हुजूर इतना व्हीट है, तो हम ये क्या करते हैं, यहाँ पे बेचने के लिए आया फार्मर, तो बोला क्या कि 5 टका किलो है, देना है दो, नहीं तो अपना व्हीट जहाँ था वहाँ बेच दो। तो 5 रुपया में यहाँ पे व्हीट बोला बेचने के लिए, कौन, मिडिलमैन बोला। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है कि यदि आपका एमएसपी से कम पैसा यदि लगता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो अभी बात करेंगे समझ लीजिए पहले ही, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट बोलती है क्या कि यदि हम किसी चीज़ का प्राइस अनाउंस किए हैं 10 रुपया मान लीजिए, उससे यदि आपको कम पैसा कोई बोलता है लेने के लिए, तो क्या कीजिए, आप मेरे पास आके दे दीजिए सारा ग्रेन या जो भी सामान है, फूड ग्रेन्स, मेनली व्हीट और राइस। तो ये गया एफसीआई के पास, जो गवर्नमेंट बोला है जाके एफसीआई गोदाम में डाल दीजिए। तो एफसीआई का कनेक्शन चूंकि मिडिलमैन के साथ है, अब एफसीआई वाला क्या करेगा, एफसीआई वाला बोले गोदाम पूरा फुल है, गोदाम क्या है, पूरा फुल है। अब बच्चों जब गोदाम यहाँ पे फुल है तो करेगा क्या ही, डायरेक्ट तो बेचता बहुत कम लोग है, तो इसको लास्ट में जाकर के यहाँ पर बेचना ही पड़ेगा एट दी ₹5, एट दी ₹5। तो यहाँ पर फार्मर का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, तो गवर्नमेंट क्या की है, गवर्नमेंट मंडी का क्रिएशन की, एपीएमसी मंडी, जिसमें कि यह बात हो रहा था कि जो बिचौलिया है उसका कहानी खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन चूंकि प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा हुआ था, तो फार्म लॉज में जो वो लॉज था उसको ख़त्म भी कर दिया गया, फिर मतलब लेते आया गया, वापस लेते आया गया, ख़त्म कर दिया गया था, लेकिन फिर उस लॉ का फिर वहाँ पर रिपील हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर मार्केट का रेगुलेशन होगा, कैसे, तो मार्केट का रेगुलेशन हुआ तो इससे क्या हुआ, इसमें लिखिएगा, ये सब तो लिख ही लीजिएगा क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है बात। ठीक है, लिखिएगा इसमें पॉइंट, इसमें लिखिएगा, टू रिफ्रेन फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन, टू रिफ्रेन फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन, टू रिफ्रेन फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मिडिलमैन, कॉमा, गवर्नमेंट क्रिएट मार्केटिंग कमिटी, गवर्नमेंट क्रिएट मार्केटिंग कमिटी in which the representative of farmer, comma, government and trader involves। ठीक है, trader involves, इतना सा लिखना है। सेकेंड पॉइंट लिखिएगा, government has created regulated market also, government had created regulated market also। ठीक है, तो ये सारा पॉइंट लिख लीजिए। ठीक, बस, और ये बात तो आप समझ गए क्या खेल होता था। ठीक, इंप्रूवमेंट इन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या, इसमें सीधा लिख लीजिए, इंप्रूवमेंट इन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स इंप्रूवमेंट इन रोड्स, मीन्स इंप्रूवमेंट इन रोड्स, इंप्रूवमेंट इन रोड्स, रोड्स में इंप्रूवमेंट कर दे। ठीक है, उसके बाद कहाँ इंप्रूवमेंट, रेलवेज में, ठीक, कम्युनिकेशन में, ठीक है, ये सब में, रेलवेज में, कम्युनिकेशन में, वेयर हाउसेज, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस हो गया बच्चों, कोल्ड स्टोरेज हो गया, एटसेट्रा। तो यहाँ पर भी क्या करना, इंप्रूवमेंट करने के लिए कहा गया, ये भी गवर्नमेंट की। उसके बाद है कोऑपरेटिव मार्केटिंग। कोऑपरेटिव मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पर ये एक तरीके का मार्केटिंग होता है जो कि बिजनेस क्लास के द्वारा किया जाता है। और यहाँ पे यदि हम एग्जांपल दें तो जैसे एग्जांपल है मिल्क कोऑपरेटिव्स, मिल्क कोऑपरेटिव्स, ठीक है, मिल्क कोऑपरेटिव्स कहाँ का, तो ऑफ गुजरात। यह बहुत एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है, मिल्क कोऑपरेटिव ऑफ गुजरात, जो कि एनिमल हस्बेंड्री में भी एक तरीके से इंप्रूवमेंट दिखता है इसी के वजह से, कोऑपरेटिव मार्केटिंग के वजह से। ठीक है, ठीक है, तो इसमें लिखिएगा, गवर्नमेंट इनकरेज द फार्मर, गवर्नमेंट इनकरेज द फार्मर टू फॉर्म मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, टू फॉर्म मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, so that they can get better fair price, so that they can get better fair price. For example, milk cooperative of Gujarat, और चौथा जो गवर्नमेंट एकदम इंपॉर्टेंट जो की ही है वो ये तीनों है, सपोर्टिव पॉलिसी। अब बच्चों सपोर्टिव पॉलिसी में क्या है, पहला है एमएसपी। एमएसपी का मतलब क्या होता है, ये आप लोग मैक्रो में भी पढ़ेंगे, ये तीनों बात हम लोग पढ़ते हैं मैक्रो में भी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी आप समझ लीजिए।
एमएसपी का बच्चों मतलब क्या होता है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मतलब क्या, गवर्नमेंट अनाउंस करती है हर साल कि यह प्रोडक्ट का इतना दाम रहेगा, मिनिमम प्राइस रहेगा, इससे नीचे आपको सेल नहीं करना है। यदि आप इससे नीचे सेल कीजिएगा तो आप रिस्पॉन्सिबल हैं, इससे नीचे सेल नहीं करना है। और यदि आपके पास बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट बच जाता है तो आप मेरे स्टॉक में आकर जमा कर दीजिए, स्टॉक में आकर जमा कर दीजिए, एंड दैट स्टॉक इज कॉल्ड बफर स्टॉक। अब यहाँ पर बफर स्टॉक क्यों गवर्नमेंट रखती है, ताकि ब्लैक मार्केटिंग ना हो, ताकि ब्लैक मार्केटिंग ना होता क्या है, किसी चीज़ का मान लीजिए यहाँ पर शॉर्टेज दिखता है, किसी चीज़ का शॉर्टेज दिखता है, तो प्राइवेट इंडिविजुअल क्या करता है, उसका दाम बहुत ज़्यादा बढ़ाने लगता है। उसके पास यदि उसके पास स्टोरेज में माल रहता है तब, तो यह काम गवर्नमेंट करती है फॉर मीटिंग दी इमरजेंसी कंडीशन में दाम उसका बढ़े नहीं। और थर्ड जो सरकार करती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन का मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करती है, गवर्नमेंट पीडीएस सिस्टम भी स्टार्ट की थी पहले, की थी मतलब क्या, अभी भी है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। तो यहां पर जो भी आपको सामान मिलता है, जो भी प्रोडक्ट आपको मिलता है, वो एट अ मिनिमम कॉस्ट पर मिलता है, एट अ मिनिमम कॉस्ट, ठीक है, मिनिमम कॉस्ट पर मिलता है, ठीक है। यहाँ पर किसमें, पीडीएस में, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसको हम लोग और एक नाम से जानते हैं, फेयर प्राइस शॉप, या इसको एक और नाम से जानते हैं, राशन दुकान जिसको बोलते हैं, राशन शॉप। राशन दुकान मतलब ये नहीं समझिएगा किराना दुकान, राशन दुकान का मतलब पीडीएस, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें जो कि गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की है, ठीक है, इंप्रूवमेंट के लिए, एग्रीकल्चर मार्केटिंग के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके हो जाते हैं। क्या क्या लिखना है, यदि मान लीजिए इसमें लिखना है तो इट रेफर्स टू द, इसको लिख लीजिए, एमएसपी का फुल फॉर्म, एमएसपी का डेफिनेशन, इट इज द मिनिमम प्राइस announced by the farmer, it is the minimum price announced by the government to get the assurance to the farmer, बफर स्टॉक लिखिएगा, the government purchases the produce of wheat and rice at minimum support price, these पर सेकेंड पॉइंट लिखेगा इसी में, these purchases from the farmer are kept by the government in Food Corporation of India, जो बात आपको बताए थे, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया किसका है बच्चों, गवर्नमेंट का है, जहां पे वो बफर के रूप में व्हीट और राइस को रखती है। थर्ड लिखेगा पीडीएस। नाउ थर्ड पॉइंट लिखेगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन, इसमें लिखिएगा द बफर स्टॉक ऑफ गवर्नमेंट are used as public distribution system in which the food grains are provided to the BPL family, below poverty line family, at a minimum cost. नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा इसी में, पीडीएस में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन में, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फेयर प्राइस शॉप या राशन शॉप, ठीक है, और राशन शॉप। तो ये बच्चों आपका कंप्लीट हो गया क्या, पूरा एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया क्या, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। इसमें एक बात और है बच्चों, वो क्या समझना है कि अल्टरनेटिव चैनल्स क्या है। यदि आपसे पूछ लिया कि क्या क्या अल्टरनेटिव चैनल्स है बेचने का, यह तो मंडी में बेच रहा है, और क्या अल्टरनेटिव चैनल्स है,
फार्मर को बेचने का। तो ये मेरे पास अभी जगह नहीं है, पहले आप लोग इसको लिख लीजिए, ठीक। ये तो आप हम लोग लिख ही लिए होंगे, आप लोग लिख लिए होंगे, ठीक है। ठीक, यहाँ पे हम लोग थोड़ा इरेज कर रहे हैं। क्या अल्टरनेटिव चैनल है, ठीक। तो यहाँ पर 2 अल्टरनेटिव चैनल के बारे में बताया गया है। इमर्जिंग अल्टरनेटिव चैनल के नाम से एक छोटा ऐसा टॉपिक है, समझिएगा इसको। ए नंबर तो डिफिनेशन, बी नंबर ये, सी नंबर इमर्जिंग अल्टरनेटिव चैनल, ठीक है। एक चैनल तो हम लोग देख लिए क्या कि जो फार्मर है ना बच्चों, जो फार्मर है वह सीधा कहाँ गया बच्चों, मंडी में गया और वह मंडी में जाके बेच करके सामान आ गया, ठीक है। वो मंडी में बेच के सामान आ गया, ठीक है। ये मंडी को कहीं कहीं हम लोग, ये मंडी को हम लोग कहीं कहीं बाजार समिति ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाजार समिति भी बोलते हैं, बाजार समिति ही बोलते हैं, ठीक। एक तो यह तरीका है, फार्मर क्या क्या डायरेक्ट मंडी में बेच के आ गया, जिसमें कि यहाँ पे क्या देखें कि यहाँ पे बच्चों एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। यहाँ पे क्या देखें बच्चों, एक्सप्लॉयटेशन भी हो रहा था फार्मर का, ठीक। सेकंड क्या तरीका है, सेकंड क्या तरीका है, सेकंड फार्मर डायरेक्टली क्या करे, फार्मर जो है डायरेक्ट सेल कर दे किसको, तो कंज्यूमर को, डायरेक्ट सेल कर दे किसको, कंज्यूमर को, ठीक है। डायरेक्टली मान लीजिए वो मार्केट में जाकर बैठा, खुद डायरेक्ट बेच रहा है कंज्यूमर को, वो मंडी में नहीं दिया सामान, वो खुद क्या किया, डायरेक्ट सेल कर दिया। वो खुद क्या किया, डायरेक्ट सेल कर दिया कंज्यूमर को। डायरेक्ट लिखना है बस, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं समझना है। तीसरा नंबर क्या किया, वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर लिया। वो क्या किया बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर लिया। मतलब यहां पर क्या किया, यहां पर भी वो कहीं मंडी उंडी नहीं गया बेचने के लिए, वो डायरेक्टली जो है कॉन्टैक्ट कर लिया किसके साथ, वो डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, वो डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट कर लिया एमएनसीज के साथ या कंपनी के साथ। अब यहां पर फार्मर क्या किया, फार्मर कॉन्ट्रैक्ट विथ एमएनसी, ठीक है, एमएनसी और बिग कंपनी, एमएनसी मतलब मल्टीनेशनल कंपनी या बिग कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। तो जब कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा तो उसको फायदा क्या क्या होगा, जब बच्चों वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा, मान लीजिए वो पार्ले जी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, बोला क्या पार्ले जी कि हमको इतना बड़ा, ठीक है, 100 हेक्टेयर जमीन में हमको उगाना है, ठीक है, वीट उगाना है हमको, उससे तुमको गेहूं चाहिए, ठीक है, हमको क्या चाहिए, आटा चाहिए। तो डायरेक्ट पार्ले जी क्या किया, डायरेक्ट पार्ले जी आया, कांटेक्ट किया फार्मर से, इतना उगाना है, कितना पैसा लोगे। तो यहां पर क्या बेनिफिट हुआ, जो सबसे पहला जो बच्चों यहाँ बेनिफिट दिखेगा वह क्या दिखेगा कि यह एमएनसी जो है खुद इसको इनपुट प्रोवाइड करेगा, मतलब मशीन उशीन, ठीक है, प्रोवाइड इनपुट लाइक मशीन्स, बड़ा बड़ा यदि मशीन्स होगा वो प्रोवाइड कर देगा। सेकेंड क्या, यहां पर फार्मर को टेंशन नहीं है कि कितना पैसा में हमको बेचना है, ठीक है, यहां पर प्राइस फिक्स हो गया, ठीक है, प्राइस फिक्स हो गया, प्राइस इज प्री डिटरमाइंड, प्राइस यहां पे प्री डिटरमाइंड हो गया, कोई मतलब नहीं एमएसपी से इसको, ठीक, प्राइस क्या हो गया बच्चों, यहां पे प्री डिटरमाइंड हो गया, ठीक। तो यहां पे 2 फायदा है, एक फायदा क्या, इनपुट मिल गया, सेकंड प्राइस इज प्री डिटरमाइंड, यहां पे 2 फायदा इसको है, ठीक है। उसके बाद इसको कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं लगेगा, ट्रांसपोर्टेशन यहां पे कॉस्ट खत्म, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या हो गया बच्चों, खत्म हो गया। तो ये सब फायदा है किसको, फार्मर को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से, ठीक है, फार्मर को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से ये सब फायदा है, ठीक है। तो यहां पर अब यहां पे आपका एक सवाल हो सकता है बच्चों कि मान लीजिए इतना बड़ा पार्ले जी का कंपनी है सपोज, ठीक है, इतना बड़ा पार्ले जी का कंपनी है। अब बच्चों पार्ले जी का कंपनी क्या किया, मान लीजिए बाद में बोलता है क्या कि हमको नहीं, अब हमको 100 क्विंटल का जरूरत था, 100 क्विंटल का जरूरत था और हमको आप 50 क्विंटल दीजिए, ऐसा यदि बोल देगा तो ऐसे में मेजरली क्या होता है, ऐसे में यहाँ पे कोर्ट का भी व्यवस्था है, ठीक है, ऐसे में यहाँ पे कोर्ट का व्यवस्था है। लेकिन यही एक डीमेरिट है कि इतना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट के सामने 50 किसान या 100 किसान का क्या वैल्यू है, ठीक है। तो यह एक डीमेरिट हो सकता है कि यदि मान लीजिए बात हुआ है, सबसे पहला तो यहाँ पे क्वांटिटी के बारे में बात हो सकता है, बाद में बोले क्या कि तुम 10 रुपये में बात किए हो लेकिन अब हम 8 रुपया देंगे प्रोडक्शन करने के बाद, तो यहाँ पे यह प्रॉब्लम हो सकता है। और प्रॉब्लम होगा तो कोर्ट का भी व्यवस्था है, लेकिन कोर्ट में जो डिसीजन होगा उसमें मेन प्रॉब्लम है, क्योंकि दे मेनली सपोर्ट द इंडस्ट्रियलिस्ट। बात समझ में आया,
वो किसको सपोर्ट करेंगे? इंडस्ट्रीज। और फिर लास्ट में कौन मार खाएगा? फार्मर। तो इस वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का बात जो है फार्म्स लॉ में आया था, फार्म बिल में आया था, लेकिन बाद में तो फार्म बिल रिपील कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में चले गए। लेकिन यहां तक एक अच्छा यहाँ पे एक इनिशिएटिव था कि उसको कभी कभी एमएसपी से भी ज़्यादा प्राइस मिल सकता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में। मान लीजिए गेहूं का एमएसपी है 7 रुपया और यहाँ पे 10 रुपया कंपनी देने को तैयार है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी नहीं लग रहा, दाम भी पहले फिक्स है, मशीन भी दे रहा है, तो यहाँ पर समस्या कब है? लेकिन यदि यह बात हो जाए, यह सारा बात हो जाए कि क्वांटिटी हम कम लेंगे, दाम कम देंगे, तब यहाँ पे प्रॉब्लम है। किसको बच्चों? फार्मर को। बात समझ में आया? यहाँ टोटल बात यह था आपका टोटल किसके बारे में? एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के बारे में। देखिए एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके ऊपर यदि हम एक लेक्चर पर्टिकुलर 3 घंटा का बनाना चाहें तो उस पर सिर्फ बनेगा, लेकिन ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट नहीं। इतना ही समझ लिए तो यही बहुत ज़्यादा आपके लिए हो गया, ठीक है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं समझना है। लिख लीजिए इसको। इंपॉर्टेंट है आपको समझना क्या? कंसेप्ट, बिकॉज कंसेप्ट ही आपको आगे की ओर बढ़ाता है। रट करके तो आप एग्जाम पास कर जाएंगे या अच्छा नंबर लेते आएंगे, बस उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं हो सकेगा। कंसेप्ट यदि समझ लेगा तो वो आपको ज़िंदगी के एंड तक साथ देगा। ना अब जो हम लोग चौथा टॉपिक बात करेंगे वो बात करेंगे डाइवर्सिफिकेशन। यहाँ पे कुछ हम लोग पॉइंट्स को याद करेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग कुछ पॉइंट्स को बच्चों याद करेंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कुछ पॉइंट्स याद करने वाला है, ज़्यादा समझना नहीं है, यहाँ पे याद करने का पॉइंट्स है। हेडिंग डालिए डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ना 4th हो गया डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर। पहले तो बच्चों इसका मीनिंग समझ लीजिए। ए नंबर मीनिंग देखिए, डाइवर्स हो गया एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या हो गया बच्चों? डाइवर्स। तो जब मेरा पॉपुलेशन, जब मेरा लेबर फोर्स शिफ्ट हो जाए फ्रॉम एग्रीकल्चर टू नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी, एग्रीकल्चर टू नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी, या एग्रीकल्चर से ही कुछ एग्रीकल्चर के इंडस्ट्री में शिफ्ट हो जाए, ठीक है, एग्रीकल्चर से कुछ एग्रीकल्चर के इंडस्ट्री में शिफ्ट हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डाइवर्सिफिकेशन। तो यहां पर क्या हुआ? इट रेफर्स टू द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल क्रॉप्स। यह तो एक हो सकता है, एग्रीकल्चर क्रॉप्स का डाइवर्सिफिकेशन हुआ। इसके साथ क्या हुआ कि जो एम्प्लॉयमेंट है वह भी तो शिफ्ट हुआ, ठीक है, अल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी तो मिला। इट प्रोवाइड्स अल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ऑफ लेबर फोर्स। मान लीजिए पहले का लोग क्या था, एग्जाम्पल समझिए ऐसे, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर हम लोग टमाटर उगाते थे, ठीक है, टोमेटो, ठीक, यहाँ पे चिली उगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किए, जो मेरा यहाँ पे मान लीजिए 5 लोग काम करता था, 5 पीपल, और यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पर 5 लोग काम करता था, दोनों मिला कितना हो गया? 10 लोग, 10 लोग हो गया। यहाँ पर क्या किए, इसी को यहाँ पे लोग को घटा करके बोले क्या कि 3 लोग यहाँ से निकलो, 3 लोग यहाँ से निकलो। यहाँ पे क्या किए, यहीं पर जहाँ पर टमाटर उगता था यहाँ पे हम लोग टोमेटो केचप का यहाँ पे हम लोग क्या कर दिया बच्चों? टोमेटो केचप का यहाँ पे फैक्ट्री सेट कर दिए, टोमेटो केचप का फैक्ट्री सेट कर दिए। और यहाँ पे चिली फैक्ट्री सेटअप कर दिए, चिली केचप का यहाँ पे फैक्ट्री सेटअप कर दी। तो इससे क्या हुआ, इससे यहाँ पर दोनों एग्रीकल्चर का बच्चों प्रोडक्ट है, टोमेटो भी और चिली भी,
किए क्या, यहाँ पर हम फैक्ट्री सेटअप कर दिए, ठीक है, ताकि यहाँ से 3 लोग यहाँ चले गया, 2 लोग यहाँ काम कर रहा है, यहाँ पर 3 लोग चले गए, यहाँ पे 2 लोग काम कर रहा है, तो यहाँ पर क्या उसके घर का इनकम को तो बढ़ा। डाइवर्सिफिकेशन से सबसे पहला बात इनकम बढ़ता है। सेकंड क्या होता है डाइवर्सिफिकेशन से, डाइवर्सिफिकेशन से एग्रीकल्चर के साथ साथ इंडस्ट्री का भी यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है ना, इंडस्ट्री का भी डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पे इसका घर का इनकम भी बढ़ा, तो इसको हम लोग बोलते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। इसको क्या बोलते हैं हम लोग बच्चों, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का मतलब क्या, ऐसा इंडस्ट्री विच इज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, विच इज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। तो डाइवर्सिफिकेशन से क्या चीज होता है, सबसे पहला इट इंक्रीजेज द इनकम, इट इंक्रीजेज द इनकम ऑफ द फैमिली, फैमिली का जो इनकम है वो बढ़ेगा, है ना। उसके बाद इट इंक्रीजेज द प्रोडक्शन ऑफ फर्म एंड नॉन फर्म, प्रोडक्शन ऑफ फर्म एंड नॉन फर्म थिंग्स। फर्म का मतलब क्या हुआ, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, नॉन फर्म का मतलब क्या है, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, ठीक। उसके बाद इट रिड्यूसेस द डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, इट रिड्यूसेस द डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जो छिपी हुई बेरोजगारी है वो भी खत्म होता है, और जब छिपी हुई बेरोजगारी खत्म होगा तो क्या होगा, फैमिली का तो इनकम बढ़ेगा ही। तो ये सारा अपने मन से भी आप लिख सकते हैं कि क्या हुआ डाइवर्सिफिकेशन से, क्या बेनिफिट्स है। तो सबसे पहला बेनिफिट क्या है बच्चों, इनकम ऑफ द फैमिली बढ़ा, प्रोडक्शन बढ़ा, फर्म और नॉन फर्म एक्टिविटी का, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हुआ धीरे धीरे, ठीक है, ये लिख सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर के वजह से फैक्ट्रीज, एग्रो बेस्ड फैक्ट्री भी डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गया। इट लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। तो ये सारा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि क्या बेनिफिट हुआ, ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर से। तो ये सारा बात आप लिख सकते हैं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में कॉमन पॉइंट है, मतलब की पॉइंट है, ठीक है, ये बात आप लिख सकते हैं। उसके बाद अब जो हम लोग बात करेंगे बच्चों, अब जो हम लोग बात करेंगे वह बात करेंगे फॉर्म एक्टिविटी में और नॉन फॉर्म एक्टिविटी में, फॉर्म एक्टिविटी में और नॉन फॉर्म एक्टिविटी में। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये तो ए मीनिंग हो गया, अब बी नंबर, ये बात टोटल समझ में आ गया क्या मेरा कहने का मतलब था, ठीक है। अब डाइवर्सिफिकेशन का बच्चों 2 तरीका है, डाइवर्सिफिकेशन का 2 तरीका है। एक जो हम लोग बात करेंगे फॉर्म, मतलब डाइवर्सिफिकेशन इन क्रॉप प्रोडक्शन, पहला है डाइवर्सिफिकेशन इन क्रॉप प्रोडक्शन, और सेकेंड है डाइवर्सिफिकेशन इन नॉन फार्म एक्टिविटी, डाइवर्सिफिकेशन इन नॉन फार्म एक्टिविटी। अब जब बच्चों हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन में बात करेंगे तो यहां पर हम लोग मेनली एग्रीकल्चर के बारे में बात करेंगे, मेनली यहां पर एग्रीकल्चर के बारे में बात करेंगे। अभी ये आपको तुरंत बता देंगे, इसके लिए हमको एक स्लाइड फुल चाहिए, तो यहाँ पर लिख देते हैं क्या क्या बात करेंगे। यहाँ पे हम लोग बच्चों बात करेंगे एनिमल हस्बेंड्री के बारे में, एनिमल हस्बेंड्री। सेकेंड बात करेंगे फिशरी, थर्ड बात करेंगे हॉर्टिकल्चर, ठीक है, हॉर्टिकल्चर। तो ये 3 चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, किसमें, नॉन फॉर्म एक्टिविटी में। अब यहाँ पर ये समझ लीजिए क्रॉप प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। अब धीरे धीरे क्या लोग को लगा कि अब मेरा घर का इनकम कैसे बढ़ेगा, ये बात हम हमेशा की पॉइंट बताते रहते हैं एग्रीकल्चर जब भी बात करते हैं कि मेरे घर का इनकम कैसे बढ़ेगा। तो यदि हम सिर्फ और सिर्फ वीट, राइस ये सब उगाएं तो मेरे घर का इनकम नहीं बढ़ेगा। तो अब यहाँ पर जो करेंगे क्या, अब यहाँ पे करेंगे क्या, तो फार्मर जो हो रहा है बच्चों वो शिफ्ट हो रहा है, फार्मर शिफ्ट फ्रॉम सबसिस्टेंस फार्मिंग टू कॉमर्शियल क्रॉप की तरफ यहाँ पे फार्मर अब शिफ्ट हो रहा है। अब कॉमर्शियल फार्मिंग का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हम लोग कैश क्रॉप की तरफ मूव कर रहे हैं, कैश क्रॉप की तरफ, जो कि हमको यहाँ पे हाईली प्रॉफिटेबल होगा, जो यहाँ पे बच्चों हाईली प्रॉफिटेबल होगा,
जो बच्चों यहाँ पे हाईली प्रॉफिटेबल होगा। ठीक, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन, डाइवर्सिफिकेशन इन क्रॉप प्रोडक्शन। तो पहले का लोग क्या था, पहले का लोग सिर्फ और सिर्फ सब्सिस्टेंस फार्मिंग किया करता है। सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब क्या होता है, प्रिमिटिव फार्मिंग। क्या होता है इसका मतलब, प्रिमिटिव मतलब पुराना जमाना का, कि हम लोग खेती कर रहे हैं हल से, ये सब चीज़ से, ताकि सिर्फ और सिर्फ मेरा जीविका चले। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेरा जीविका चले, लिवलीहुड चले, बस लिवलीहुड चले। लेकिन यहाँ पर क्या है, कॉमर्शियल फार्मिंग, यहाँ पर सरप्लस प्रोडक्शन होगा। यहाँ पर क्या है, सरप्लस प्रोडक्शन होगा, अपना तो खाएंगे ही और बाजार में भी सप्लाई करेंगे। बात समझ में आया, और इससे पैसा भी कमाएंगे। तब यहाँ पे बात हुआ क्या, डाइवर्सिफिकेशन इन क्रॉप प्रोडक्शन का। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इट रेफर्स टू द शिफ्टिंग ऑफ subsistence farming to non subsistence farming. It means commercialization of farming या commercialization of agriculture, जो हम लोग शुरू से बात करते हुए हैं। ठीक, पहले इसको लिख लीजिए, फिर हमको पूरा एक स्लाइड लगेगा इसको पूरा समझाने में कि क्या इंपॉर्टेंस है इसका, क्या इंपॉर्टेंस है इसका, क्या इंपॉर्टेंस है इसका, क्योंकि ये तीनों अपने आप में एक क्वेश्चन आ सकते हैं। इस वजह से हम लोग अच्छे ढंग से इसको हम लोग बात करेंगे। पहले आप लोग इसको लिख लीजिए। नाउ अब जो है बच्चों हम लोग बात करेंगे एनिमल हस्बेंड्री में। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री में, नॉन फार्म एक्टिविटी में बात करते हैं एनिमल हस्बेंड्री। कुछ कुछ यहाँ पे की पॉइंट्स हैं, उसको हम लोग पकड़ के चलेंगे, बस उसी से मेरा आंसर हो जाएगा। मेन यहाँ पे हम लोग का अल्टीमेट गोल क्या होता है कि किस तरीके से हम लोग को की पॉइंट्स याद करें, और उसके बाद क्या कि निमोनिक्स के रूप में, कि पूरा सेंटेंस को नहीं रटना है, की वर्ड्स को सिर्फ रटना है। तो सबसे पहला हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, नॉन फॉर्म एक्टिविटी में। नॉन फॉर्म एक्टिविटी में पहला जो है बच्चों वो है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब क्या होता है, इसको लिख लीजिए। It refers to the dealing of breeding and taking care of animal, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री। जहाँ पर हम एनिमल के ब्रीडिंग के बारे में बात करें, जब हम लोग एनिमल के ब्रीडिंग के बारे में बात करें और उसके टेकिंग केयर ऑफ के बारे में बात करें, मतलब उसके देखभाल के बारे में बात करें एनिमल्स का, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री। अब एनिमल हस्बेंड्री भी एक बहुत बड़ा सेक्टर था जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, ठीक है, मतलब इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन टू मेनी ऑफ द पर्सन। तो यहाँ पर एक आंकड़ा दिया गया है कि 70 मिलियन जो पर्सन है वह स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर वो एम्प्लॉयड, इसमें 70 मिलियन स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, स्मॉल प्लस मार्जिनल फार्मर इसमें एम्प्लॉयड है, ठीक है। उसके बाद मिल्क का प्रोडक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखना है कि मिल्क का प्रोडक्शन भी एनिमल हस्बेंड्री में आता है, बिकॉज वी आर टेकिंग केयर ऑफ द काउ, ठीक है। तो मिल्क का प्रोडक्शन आपका सक्सेसफुल हुआ, बिकॉज ऑफ ऑपरेशन फ्लड। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि मिल्क का प्रोडक्शन किस पॉलिसी से हुआ, ठीक, किस प्रोग्राम से, उस प्रोग्राम का क्या नाम था, ऑपरेशन फ्लड। अब यहाँ पर याद रखना है कि यह सक्सेस जो हुआ बच्चों मिल्क का प्रोडक्शन, यह किसके वजह से हुआ, अभी तुरंत बताए थे, कोऑपरेटिव मार्केटिंग के वजह से। सक्सेस बिकॉज ऑफ कोऑपरेटिव मार्केटिंग, ठीक है, कोऑपरेटिव मार्केटिंग कहाँ का, ऑफ गुजरात मेनली, और भी बहुत सारे एरियाज में हुआ, लेकिन मेनली यहाँ पे गुजरात के बारे में बात करेंगे। अब एनिमल हस्बेंड्री से बहुत सारा बाय प्रोडक्ट्स भी है, जैसे हो गया मीट हो गया आपका, मिल्क हो गया, ऊल हो गया, ठीक है। ऊल का मतलब आपका जो स्वेटर हम लोग पहनते हैं ऊनी वाला, तो मीट, ठीक है, एग हो गया, ठीक है, ऊल हो गया, ठीक है, मिल्क हो गया। तो ये सब क्या है आपका, दीज आर द
प्रोडक्ट्स ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, दीज आर द इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री। अब इतना सा पॉइंट आपको इसमें ध्यान देना है। जो बेसिक पॉइंट है वो है, सबसे पहला तो बच्चों डिफिनेशन, वो क्लियर हो गया, क्योंकि ये आपको एक नंबर में पूछ सकता है। डिफाइन एनिमल हस्बेंड्री, दैट इज द ब्रीडिंग एंड टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स। सेकंड, एम्प्लॉयमेंट जनरेट, एम्प्लॉयमेंट सब में देगा, एनिमल हस्बेंड्री में बात करेंगे तब भी देगा, फिशरी में बात करेंगे यहाँ भी देगा और यहाँ पर भी देगा, तीनों जगह एम्प्लॉयमेंट देगा। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट क्या हुआ, मिल्क प्रोडक्शन, और मिल्क प्रोडक्शन सक्सेसफुल क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ ऑपरेशन फ्लड, ठीक है, और सक्सेस क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ कोऑपरेटिव मार्केटिंग ऑफ गुजरात। उसके बाद मीट हो गया, एग हो गया, उल हो गया, मिल्क हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट बाय प्रोडक्ट्स है, इंपॉर्टेंट बाय प्रोडक्ट्स है, ठीक है, ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। तो ये सब पॉइंट्स आपको यहाँ पे नोट डाउन करना है। सेकेंड जो है बच्चों वह क्या है आपका, वह है फिशरी, वह क्या है, फिशरी। अब यहाँ पर ध्यान क्या देना है कि फिशरी का मतलब कि मछली पालन करना, ठीक है, फिशरी का मतलब क्या होता है, मछली पालन करना। अब यह मछली पालन कहाँ होगा, कौन सा इंपॉर्टेंट एरियाज में होगा, सिंपल सा तरीका है, ये वही होगा जहाँ पर कोस्टल एरिया होगा, जैसे केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्रा हो गया, ये सब एरिया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट कहाँ एरियाज, पहला तो एरियाज याद रखिए, केरला हो गया, ठीक है, तमिलनाडु हो गया, ठीक है, आंध्रा हो गया, ठीक है, आंध्र प्रदेश हो गया, तो ये सब एरियाज हो गया। उसके बाद यहाँ पर भी एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है बच्चों, यहाँ पर भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट लिखेगा कि 0.9% ऑफ टोटल जीडीपी कम्स फ्रॉम फिशरी, फिशरी से 0.9%, लमसम 1% जो है वो जीडीपी कहाँ से आता है, फिशरी सेक्टर से आता है, ठीक है, कहाँ से आता है, फिशरी सेक्टर से आता है। उसके बाद इसमें जो वर्क फोर्स है, वर्क फोर्स जो है, वर्क फोर्स जो यहाँ पर वुमेन भी है बच्चों और मेन भी है, बहुत जगह मेन ही ज़्यादा है, वुमेन कम है, लेकिन वर्क फोर्स वुमेन भी है। अब यहाँ पे जो वर्कफोर्स में जो 60% है, ठीक है, वर्कफोर्स में जो बच्चों 60% जो वर्कफोर्स है, तो और बचा कितना 40%, जो 60% वर्कफोर्स है वो एक्सपोर्ट करता है फिश का, वो इन्वॉल्व इन एक्सपोर्टिंग ऑफ फिश, और जो 40% है वह कंट्री के अंदर में ही, कंट्री के इंटरनल मार्केट में ही काम करता है, ठीक है, इट इन्वॉल्व इन इंटरनल मार्केट। तो यहाँ पर ही क्लास में याद कर लीजिए आपको क्या क्या लिखना है, क्योंकि आपको पीपीटी के थ्रू समझाया जाएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। मेरे पास यदि डिजिटल बोर्ड भी रहेगा तो हम कभी पीपीटी नहीं लाएंगे। पीपीटी लाने का मतलब ही हो गया क्या, ऑलरेडी रिटर्न है, क्यों पढ़ा रहे हो, शेयर कर दो लोग को, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना है, एरियाज पहला। सेकेंड 0.9% मतलब लमसम 1% जीडीपी का कहाँ से आता है, फिशरी से। सेकेंड वर्कफोर्स मतलब एम्प्लॉयमेंट, तो यहाँ पर क्या हो गया, एरिया हो गया, उसके बाद कंट्रीब्यूशन हो गया जीडीपी में, ठीक है, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान देना है। 60% ऑफ द वर्कफोर्स आर इन्वॉल्व इन द एक्सपोर्टिंग ऑफ फिश, 40% ऑफ द वर्कफोर्स आर इन्वॉल्व इन द इंटरनल मार्केटिंग, ठीक है, इंटरनल मार्केट में। ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक। अब जो हम लोग को अब जो बचा क्या, तीसरा हॉर्टिकल्चर। अब इसको हम लोग मिटा देते हैं, यहाँ पे तीसरा हम लोग लिखते हैं क्या बच्चों, हॉर्टिकल्चर के बारे में। यह भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। सी नंबर, हॉर्टिकल्चर। अब कुछ कुछ समय जो है यहाँ पर बच्चा जो कंफ्यूज होता है, किसमें, एनिमल हस्बेंड्री वर्सेस हॉर्टिकल्चर में, एनिमल हस्बेंड्री वर्सेस हॉर्टिकल्चर। जब भी एनिमल हस्बेंड्री के बारे में बात करते हैं तो एनिमल हस्बेंड्री का मतलब होता है यहाँ पर ब्रीडिंग और टेकिंग केयर ऑफ एनिमल के बारे में बात करें, और हॉर्टिकल्चर जो होता है बच्चों वो बात करता है किससे, वो फ्रूट से बात करता है, वह वेजिटेबल से बात करता है, वह सर्ब से बात करता है, वह हर्ब से बात करता है, ठीक है, ठीक है, ये सब चीज़ से बात करता है, ठीक है, ये सब चीज़ से बात करता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, हॉर्टिकल्चर, ठीक। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है आपको लिखना है। पहला बात, इसमें पहला लिखिए क्या, कि हॉर्टिकल्चर से क्या होता है, न्यूट्रिशन लोग को मिलता है, ठीक है। हॉर्टिकल्चर से बच्चों क्या होता है, न्यूट्रिशन मिलता है।
इट प्रोवाइड फूड एंड न्यूट्रिशन, इट प्रोवाइड फूड एंड न्यूट्रिशन टू द पीपल, सेकेंड हॉर्टिकल्चर को गोल्डन रिवॉल्यूशन भी नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? गोल्डन रिवॉल्यूशन। गोल्डन रिवॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ था, ठीक है, ह्यूज प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ठीक है। इसको किस नाम से जानते हैं? गोल्डन रिवॉल्यूशन। यदि क्वेश्चन आ गया आपको 1 नंबर का, गोल्डन रिवॉल्यूशन किसको बोलते हैं, तो याद रखिएगा किसको बोलते हैं? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को, ठीक है। उसके बाद इंडिया जो है स्पाइसेस सप्लाई करता है, फ्रूट सप्लाई करता है, फ्रूट्स एंड स्पाइसेस तो इंडिया एक्सपोर्ट भी करता है, स्पाइसेस तो इंडिया बच्चों एक्सपोर्ट भी करता है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में स्पाइसेस तो एक्सपोर्ट भी करता है। उसके बाद हॉर्टिकल्चर के वजह से जो फार्मर का जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो भी बहुत हद तक इंक्रीज हुआ है, ठीक है, इंप्रूव हुआ है द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ फार्मर, क्योंकि पैसा आ गया ना। पहले तो व्हीट राइस में सब लोग इन्वॉल्व थे, ग्रीन रिवॉल्यूशन में लोग इन्वॉल्व थे। द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ फार्मर्स, या क्या हुआ बच्चों? इम्प्रूव्ड। क्या हुआ? इम्प्रूव्ड हो गया हॉर्टिकल्चर की वजह से। और उसके बाद लोग आपका फ्लावर हार्वेस्टिंग करने लगा, ठीक है, फ्लावर हार्वेस्टिंग। जो पॉइंट्स लिखा रहे इंपॉर्टेंट है, लिखते जाइए पहले। नर्सरी मेंटेनेंस, फ्लावर का हार्वेस्टिंग हो गया, नर्सरी का मेंटेनेंस हो गया, आपका हाइब्रिड सीड्स एटसेट्रा। तो ये सब चीज़ का भी हम लोग यहाँ पर क्या करने लगे? देखभाल करने लगे, ठीक है। क्या चीज़ में? तो हम लोग हॉर्टिकल्चर में। और ये सब चीज़ में ज़्यादा इंगेज कौन है? ये सब चीज़ में यहाँ पे ज़्यादा इंगेज्ड है, इंगेज्ड बाय विमेन, ठीक है, इंगेज्ड बाय विमेन। और यहाँ पे क्या हो रहा है? विमेन का एम्पावरमेंट भी हो रहा है, विमेन मतलब विमेन भी सेल्फ डिपेंडेंट हो रही है। तो फिर से समझ लीजिए यहाँ पे हॉर्टिकल्चर को। हॉर्टिकल्चर इट रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हर्ब्स एटसेट्रा। डेफिनेशन हो गया ये कंप्लीट। उसके बाद यहाँ पर फूड भी देता है और न्यूट्रिशन भी देता है। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है? हॉर्टिकल्चर का परंपरा ज़्यादा अब बढ़ रहा है, क्योंकि लोग जो है अब धीरे धीरे सीरियल्स क्रॉप से ट्रांसफ़र हो रहे हैं कहाँ? टू द नॉन सीरियल्स क्रॉप। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के ऊपर, फ्रूट्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है लोगों के द्वारा, ठीक है। एक रिपोर्ट निकला था जिसमें यह बात बताया गया था कि लोग अब अनाज कम खा रहे हैं और फ्रूट्स और आपका ये सब चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, फ्रूट्स और मिल्क के ऊपर, ठीक है। सेकेंड, गोल्डन रिवॉल्यूशन। थर्ड, फ्रूट्स एंड स्पाइसेस हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं, ठीक है। फ्रूट्स एंड स्पाइसेस हम लोग यहाँ पे एक्सपोर्ट भी करते हैं। फ्रूट्स में आपका मैंगो हो गया, कोकोनट हो गया, बहुत सारा है, गुआवा, ठीक। इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव हुआ है। फ्लावर हार्वेस्टिंग, नर्सरी मेंटेनेंस, हाइब्रिड सीड्स, जो कि इसको किया जाता है, बनाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे इंगेज किसके द्वारा किया? और यहाँ पे कौन इसमें इंगेज है? ये सब चीज़ में विमेन। और इट लीड्स टू द विमेन एम्पावरमेंट। तो ये सारा पॉइंट आपको एकदम दिमाग में फिट कर लेना है कि सबसे पहला बात तो इसमें फिट करना है 2 बात। एक ही यह कंट्रीब्यूशन देता है कंट्री में, और सेकेंड बात यह एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करता है, ठीक। उसके बाद सारा चीज़ क्या किया? इकोनॉमिक कंडीशन जो फार्मर का था वो तो सुधारा। यदि एक क्वेश्चन आएगा तो आपको ये सब बात लिखना है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इकोनॉमिक कंडीशन और डिफिनेशन, ये 3 चीज़ आपको लिखना है, ठीक है। तो यह आपका कंप्लीट हो जाता है क्या चीज़? डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक। अब हम लोग का जो लास्ट टॉपिक है वो क्या है? ऑर्गेनिक फार्मिंग। उसके बेनिफिट को बात करेंगे और उसके बच्चों हम लोग लिमिटेशन को बात करेंगे। पहले आप लोग इसको अच्छी तरीके से उतार लीजिए। नाउ जब हम लोग यहाँ पे लास्ट टॉपिक हम लोग का 5वां है ऑर्गेनिक फार्मिंग, उसके बेनिफिट को बात करेंगे और उसके लिमिटेशंस को बात करेंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब क्या होता है? वैसा फार्मिंग जो कि टोटली ऑर्गेनिक इन नेचर। ऑर्गेनिक का मतलब क्या है? जहाँ पर वेयर देयर इज नो केमिकल यूज्ड, मतलब वहाँ पे किसी तरह केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, ठीक है। किसी तरह का केमिकल पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों?
ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक, ना पांचवा जो टॉपिक है ऑर्गेनिक फार्मिंग, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसका सबसे पहले हम लोग देखेंगे डेफिनेशन। इसमें लिख लीजिए, इट रेफर्स टू द फार्मिंग in which farmer totally dependent upon the natural things, like manure, comma monsoon, and farmer avoids chemical fertilizer, comma chemical pesticide etc. तो यहाँ पर क्या हो गया, ऐसा फार्मिंग जो कि टोटली बेस्ड है ऑर्गेनिक इन नेचर। ठीक है, ऑर्गेनिक जहाँ पे हम लोग मैन्योर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जहाँ पे बच्चों हम लोग कॉ डंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये सब चीज़ का इस्तेमाल करें, किसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, केमिकल पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो किसी तरह केमिकल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इससे क्या होगा, सेकेंड पॉइंट लिखेगा, इट मेंटेन्स द इकोलॉजिकल बैलेंस। तो ये आपका डिफिनेशन कंप्लीट हो गया। इकोलॉजिकल बैलेंस मतलब किसी तरह का एनवायरनमेंट में डैमेज भी नहीं करता है। आप देखिए, जब हम लोग बेनिफिट के बारे में बात करते हैं, बी नंबर, क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या बच्चों बेनिफिट है, तो इसको याद रखने का तरीका है आपका NICL। पहला N का मतलब क्या है, NICL। ठीक है, पहला आपको याद रखना है क्या कि ऑर्गेनिक फार्मिंग से क्या होगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग से आपको फूड में ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग से फूड में ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा, मोर न्यूट्रिशन इन फूड, वी कैन गेट मोर न्यूट्रिशन इन फूड। सेकेंड, यहाँ पे इनकम जो है वो फार्मर का इंक्रीज होगा ऑर्गेनिक फार्मिंग से। इनकम ऑफ द फार्मर वह इंक्रीज होगा, कैसे, थ्रू एक्सपोर्ट या बाय एक्सपोर्ट करेगा तो। उसके बाद सी, ऑर्गेनिक फार्मिंग बच्चों क्या होता है, चीपर होता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज चीपर देन केमिकल फर्टिलाइजर। ठीक है, केमिकल फर्टिलाइजर कॉमा पेस्टिसाइड्स एटसेट्रा, चीपर होता है। और ऑर्गेनिक फार्मिंग वह इम्पॉर्टेंट है हमारे इंडिया के लिए। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया, बिकॉज इंडिया इज लेबर इंटेंसिव कंट्री, क्योंकि इंडिया में लेबर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लेबर बहुत ज़्यादा है। तो अब समझिए यहाँ पे N से क्या हुआ, मतलब पहला N से मतलब हुआ बच्चों क्या, न्यूट्रिशन। सेकेंड N से क्या मतलब हुआ, इनकम। थर्ड N से क्या मतलब हुआ, चीप। और फोर्थ N से मतलब हुआ लेबर। तो हो गया आपका कंप्लीट। पहला क्या, ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलता है फूड में। सेकेंड क्या, इनकम ज़्यादा बढ़ेगा यदि ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे। थर्ड क्या कि चीपर है, सस्ता है। और फोर्थ क्या आपका, इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया। तो ये आपको, जैसे आपका सस्ता कैसे है, तो केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, या आप इसको HIV सीड्स भी लिख सकते हैं अलग से। तो ये सब तो बहुत ज़्यादा महंगा है। तो NICL हो गया आपका बेनिफिट। अब इसका लिमिटेशन क्या है बच्चों, बस इसका लिमिटेशन क्या है, इसका लिमिटेशन वही है। ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक लिमिटेशन क्या है कि इसमें जो प्रोडक्शन होता है ना, यील्ड जो होता है ना, यील्ड वो बहुत कम होता है। ठीक है, यील्ड जो होता है वो बहुत कम होता है। उसके बाद ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो क्रॉप का जो लाइफ स्पैन होता है वो भी क्या होता है, पहला Y से यील्ड कम होता है, लाइफ स्पैन जो होता है वो भी बहुत कम होता है। यदि हम स्प्रे वाला छींटे फर्टिलाइजर तो उसका लाइफ ज़्यादा होता है। उसके बाद क्या कि लिमिटेड भी है। ठीक है,
उसके बाद क्या, लिमिटेड भी है। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है यहाँ पे लिमिटेड भी है, मतलब हम ऑफ सीजन में चाहेंगे कि हमको प्रोडक्शन इतना मिल जाए तो वह नहीं मिल सकेगा। किसमें, ऑर्गेनिक फार्मिंग, बिकॉज चॉइस ऑफ द प्रोडक्शन इज लिमिटेड। क्यों लिमिटेड है, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग है ना, यहाँ पे हम लोग किसी भी तरह का केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है, तो ये बात है। तो यहाँ पर क्या टेक्निक हो गया याद करने का, YCL, क्या हो गया, YCL। पहला Y का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे यील्ड बहुत कम है। पहला Y का मतलब क्या, यील्ड, यील्ड इज वेरी लो, यील्ड इज वेरी लो एज कंपेयर टू HYV सीड्स, chemical fertilizers, HYV seeds, chemical fertilizers, etc. Second, choices of production is limited. Choices of production is limited. Choices of production जो है बच्चों क्या है यहाँ पे, C से क्या होगा, choices of production limited है in off season, in off season। उसके बाद L से क्या हो गया, लाइफ, L से क्या हो गया, लाइफ। जो ऑर्गेनिक क्रॉप का जो लाइफ है, ऑर्गेनिक क्रॉप्स लाइफ जो है इज शॉर्ट देन द स्प्रेड क्रॉप, ठीक है, स्प्रेड क्रॉप या प्रोड्यूस, ठीक है। तो यहाँ पे Y से हो गया यील्ड, याद रखिए Y से हो गया बच्चों यील्ड, यील्ड क्या है बच्चों, कम है। चॉइसेस ऑफ प्रोडक्शन यह भी कम है, लाइफ भी क्या है, कम है। तो यहाँ था NICL, यहाँ है YCL, बस इसे याद रखा जाता है, पॉइंट्स यही है। आपको बुक में इसी को लंबा चौड़ा करके दिया जाता है, लेकिन हम लोग का यही काम है कि किसे आपको निमोनिक्स के रूप में याद कराया जाए, निमोनिक्स के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पर जाके आपका जो है बच्चों चैप्टर ओवर होता है, लेकिन आपके बुक में यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट्स जो हैं अलग से दिए गए हैं, जो कि हम उसको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के रूप में समझते हैं, कुछ कुछ अलग अलग से रूप में दिए हुए हैं। लेट मी टेक योर बुक। अब यहाँ पर जैसे आपके जो बुक में है क्या दिए हुए बताते हैं, वेट। जैसे यहाँ पे एक स्कीम के बारे में दिया हुआ है, ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे एक स्कीम के बारे में दिया हुआ है, बता देते हैं, समझिए। यहाँ पे एक स्कीम, ये आप लोग पहले लिख लीजिए, लिख लिए, ठीक है, या होप करते हैं लिख लिए, मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस NICL, ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट देके एक दो बात सिर्फ लिख लीजिए, क्योंकि जब सब लिख ही रहे हैं एक बार देख लिए कि कुछ छूटा नहीं है। एक स्कीम के बारे में दिया हुआ है, उसका नाम है सांसद आदर्श ग्राम योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना, सेगी स्कीम, ठीक है, सांसद आदर्श ग्राम योजना, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देके लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए। तो एक स्कीम है SAGY, ठीक है, सांसद आदर्श ग्राम योजना। अब बच्चों जब सांसद आदर्श ग्राम योजना मतलब क्या, यह स्कीम जो है 2014 में लाया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इसमें कहा गया था क्या कि जिस भी एरिया से एक पर्टिकुलर सांसद खड़ा हुआ है, उस पर्टिकुलर चुनाव क्षेत्र से, उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक गांव का डेवलपमेंट करना है, ठीक है। मतलब MP ऑफ एन एरिया मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ एन एरिया हैज टू डेवलप one village from his या हर कंस्टिट्यूएंसी, उसका जो चुनाव क्षेत्र है जहाँ से वह जीता है, वहाँ से उसको एक विलेज का डेवलपमेंट करना बच्चों जरूरी है। अब यह डेवलपमेंट क्या करेगा, ये डेवलपमेंट यहाँ पर बिल्ड करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करेगा, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पे बिल्ड करने का बात किया गया है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पे बिल्ड करने का बात किया गया है, ठीक।
तो ये आपको एक स्कीम यहाँ पर इम्पॉर्टेंट था, आपके इम्पॉर्टेंट था एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, ठीक है, एटसेट्रा। तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट था पॉइंट, ठीक। उसके बाद आपसे यदि पूछेगा किसान क्रेडिट कार्ड कब आया था, तो किसान क्रेडिट कार्ड 1998 में आया था। KCC किसान क्रेडिट कार्ड 1998 से लेकर 1999, ठीक है, 1998 से लेकर 1999 गवर्नमेंट इसको इंट्रोड्यूस किया था, ठीक। जिसमें कि किसान को, जो एलिजिबल फार्मर है उसको यहाँ पे किसान कार्ड दिया जाएगा और पासबुक दिया जाएगा एक रिलेवेंट बैंक से, ठीक है, जिससे कि वह फार्मर कैन मेक विड्रॉ एंड रीपेमेंट ऑफ कैश विद इन द क्रेडिट कार्ड, ठीक है। तो यहाँ पे ये कब आया था, बस बेसिकली आपको ये यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। तो इसके अलावा मेरे ख्याल से आपको कुछ भी आपके बुक में नहीं है, और जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से थे क्वेश्चंस वो सारा मैंने आपको क्वेश्चन के फॉर्मेट में और लेक्चर के फॉर्मेट में करा दिया। अब यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना है कि अभी तक जो हम लोग समझे, ठीक है, पूरे चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उससे बन सकते हैं। जो बच्चों सबसे जो पहला पार्ट था कि क्या डेवलपमेंट किया गया है एग्रीकल्चर में, ठीक है, जो सबसे पहला पार्ट था कि क्या एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट किया गया है, वो बात करना है, ठीक है। जो सबसे बात किए थे सबसे पहला पार्ट में रूरल डेवलपमेंट, कि कैसे रूरल डेवलपमेंट कैसे होगा, ठीक है, रूरल डेवलपमेंट यहाँ पे कैसे होगा, ठीक है, क्या इनिशिएटिव्स था, इसको क्वेश्चन कर सकता है आपको। उसके सेकंड क्वेश्चन रूरल क्रेडिट से आ सकता है, ठीक है। आपको दोनों तरीके से बता दिए, इंस्टीट्यूशनली बता दिए बच्चों, नॉन इंस्टीट्यूशनली बता दिए, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म सारा बता दिए। उसके बाद आपको यदि क्वेश्चन आएगा तो आएगा कि क्या मेजर्स लिया गया था, व्हाट आर द मेजर्स टेकन बाय गवर्नमेंट, इसे लिख लीजिएगा, लास्ट में नोट्स बनाने के बाद लिख लीजिएगा, व्हाट आर द मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। तो बताए थे ना इसमें, एग्रीकल्चर मार्केटिंग को इम्प्रूव करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करेगा, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का सपोर्टिव पॉलिसी बनाएगा, ये सब पॉइंट्स। उसके बाद जब हम लोग डाइवर्सिफिकेशन के बारे में बात किए, तो डाइवर्सिफिकेशन में वह तीनों ध्यान दे दीजिएगा, किसमें, क्रॉप में भी और नॉन क्रॉप में भी, मतलब फॉर्म एक्टिविटी में भी और नॉन फॉर्म एक्टिविटी में। फॉर्म एक्टिविटी में तो बेसिकली हम लोग एग्रीकल्चर में क्या क्या शिफ्ट किया गया, कॉमर्शियल एग्रीकल्चर में शिफ्ट हो गया, और नॉन फार्म में एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी और हॉर्टिकल्चर, तीनों में ध्यान देना है। ऑपरेशन फ्लड क्या किससे रिलेटेड है, गोल्डन रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है, ग्रीन रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है, ये सारा पॉइंट दिमाग में रहना चाहिए। और लास्ट जो हम लोग बात किए थे ऑर्गेनिक फार्मिंग से यदि क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट आपको आएगा सैम्पल पेपर में, ये सब से क्वेश्चन आ चुका है पहले भी, ठीक है, ये सब से पार्ट से क्वेश्चन आ चुका है। इसका बेनिफिट याद कीजिएगा, क्या प्लस है और क्या लिमिटेशंस है, क्या दिक्कत है, तो तीन बता दिए। यहाँ पे NICL, यहाँ पे YCL, ठीक है। तो यहाँ पर जाकर आपका चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। इससे अलावा कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं बनेंगे, कहीं भी आपको ज़्यादा इधर उधर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और जो भी पढ़ा रहे हैं थोड़ा लेक्चर लंबा हो सकता है, तो उसके लिए क्या कीजिए आप, मतलब 1.25 पे भी देख सकते हैं स्पीड में, ताकि आप इसको नोट डाउन भी करते हुए चले जाएँ। लेक्चर इस वजह से लंबा होता है क्योंकि मेरे को लिखना पड़ता है सारा चीज़, ठीक है, क्योंकि लिखेंगे नहीं जब तक आपको याद नहीं होगा। यदि हम किसी भी चीज़ को बोल रहे हैं और बोल के लिख दें, समझ लें, तो वो क्या होता है कि आपका मेमोरी में इम्प्रिंट हो जाता है, ठीक है। तो इस वीडियो को जितना भी शेयर कर सकते हैं, बोर्ड के स्टूडेंट को, BPSC के स्टूडेंट को जो कि NCERT पढ़ना चाहते हैं, वो भी डायरेक्टली इससे पढ़ सकते हैं। और फॉलो भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें, ठीक है, ताकि और भी हम अलग अलग चैप्टर्स के ऊपर, अलग अलग बुक के ऊपर हम लोग बना सकें, ठीक है, वीडियो, ठीक। और किसी भी तरह का यदि प्रॉब्लम रहता है तो आप इसके कमेंट में प्रॉब्लम को जाहिर कर सकते हैं, और आपके कमेंट्स जो हैं वो समझे जाएंगे, सुने जाएंगे, और उसके ऊपर हम कार्यवाही भी करेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू।